हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, आप जानते हैं इसमें टोटल आपके 4 ही पद हैं, मास्टर्स इन केमिस्ट्री। और इसका बैच ऑलरेडी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। केमिस्ट्री की आपकी 13 क्लासेस या आई थिंक 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और यदि आज की क्लास में आपको जो लाइव क्लास में जुड़े हैं उन डियर वन को यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है, दैट मीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, साउंड का ग्लिच हो रहा है, तो उनसे मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। ठीक है जी, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। आज वाईफाई का यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आज जो एक क्लास है, मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है कि क्लास मुझे मोबाइल डाटा से लेना पड़ रहा है ना। पूरा मतलब आपको पता है लोकल वाईफाई वाले जनरली केबल्स पे जो इलेक्ट्रिक वाले केबल होते हैं इसी पे अपना नेटवर्क बिछा देते हैं। और आपको बताइए आजकल गर्मी बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मर्स में आग लग रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो इसी कारणवश यहाँ पे आज वाईफाई की सुविधा नहीं है और आज समय भी है, तो इसलिए मैं क्लास को यहाँ पोस्टपोन तो नहीं कर सकता था, है ना। क्योंकि ऑब्वियस है क्लास चलती रहे पैरेलली आपकी भी, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम है, सिलेबस हो जाए। ठीक, तो इसीलिए क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले ही मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक, तो पहली क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट है आपसे चैट में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लास के बाद जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, आज मेरे पास मतलब मैं मोबाइल दूसरा ओपन करूंगा, आई थिंक जो भी आपको शेयर हो रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, वो भी शायद ना हो पाए, है ना। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई एम सॉरी, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ आज समस्या है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आज वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज आप इसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड में आपको कोई भी वॉइस का ग्लिच नहीं आएगा। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर द वॉइस ग्लिच। पहली ही क्लास है ना आज की, और इसमें ये दिक्कत हुई है। आज की जो पहली, इससे पहले भी क्लास हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहां भी सेम समस्या रही है। वहां भी हमने बच्चों को ये कहा कि प्लीज आप इसका रिकॉर्डेड देखिएगा, है ना। तो आज का दिन हम समय वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्लास लेना जरूरी भी था, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड माध्यम से वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज का जो टॉपिक है, आप सिलेबस सबसे पहले देख रहे हैं। मैं आपको हर क्लास से पहले आपका सिलेबस जरूर बताता हूँ, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मैं पढ़ना क्या चाह रहा हूँ, है ना, सिलेबस में पूछा क्या गया है। तो मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ, ये स्पेसिफिक टॉपिक जो कि मेंशन है, फॉरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी, है ना। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का हमें जो सिलेबस मेंशन है, इस सिलेबस को हम करेंगे। हिंदी माध्यम में भी सिलेबस मैंने आपको प्रेजेंट किया था, इंग्लिश माध्यम में भी सिलेबस लिखा है। ठीक है, तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जनरली वो ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं विष, है ना, विष विज्ञान जिसको हम कह सकते हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस विष विज्ञान जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक, जहर जिसको सिंपल भाषा में कहें। तो इसमें अपना पूरा सिलेबस देखिए, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, है ना, ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। और बाकी एक बार पूरा सिलेबस आप देखें तो इसमें जैसे आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स यूजिंग कलर टेस्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो टीएलसी आप पढ़ते हैं, जीसीएमएस विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एलसीएमएस जो है टेक्निक, ये जनरली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो कुछ एक्ट वगैरह है, जैसे लॉ हो गए, एक्ट हो गए, वो क्लियर मेंशन है, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद है एनालिसिस ऑफ गैसियस एंड वोलेटाइल पॉइजन्स। तो जो भी पॉइजन्स वगैरह है ना, क्योंकि जहर के बारे में आपको बताया, टॉक्सिकोलॉजी वो ब्रांच है जो जहर से जुड़ी हुई है। और आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। तो इंट्रोडक्टरी क्लास, इसलिए आज जैसा लिखा है वैसा आपको पढ़ना है। देखो ये वो केमिस्ट्री वाला टॉपिक नहीं है कि मैं आपको जो है केवल आपको आया और टॉपिक समझाया, क्वेश्चंस कराए और क्लास खत्म, है ना। आज का थोड़ा सा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स चैनल में इसको लेकर आया हूं और मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। प्लीज समझिएगा, मैं अगर लाइन बाय लाइन इसको रीड कर रहा हूं तो आप इसको लाइन बाय लाइन जो है समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। और अगर एक बार अभी आप रिवीजन कर लेते हैं तो 2-3 बार और रिवीजन करते हैं तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। और ये बहुत सिंपल है, सिंपल से मैं नोट्स बना के लाया हूं। मैंने इस नोट्स के लिए कुछ बुकों का सहारा लिया है ना। कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज के, आई थिंक तीर्थंकर यूनिवर्सिटी और 2-3 यूनिवर्सिटीज के नोट्स हैं, उनको कंबाइन करके आपके लिए पीडीएफ बनाया है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे मतलब मैं से भी इस वीडियो को जनरली यूट्यूब पे भी डालूंगा, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं ये नहीं कहूंगा अभी लाइक करें, क्लास पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें,
और CRBPS को जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये सब कहानी हम पढ़ेंगे कि टॉक्सिकोलॉजी का कहाँ यूज है। बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंट्रोडक्शन और स्कोप, इतना ही पढ़ेंगे। फॉरेंसिक विश्व विज्ञान हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है, बट मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, मास्टर्स लेवल पे आपने सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। मास्टर्स लेवल पे जो हमारी केमिस्ट्री है ये केवल इंग्लिश माध्यम में होती है, हिंदी माध्यम में कुछ ही यूनिवर्सिटीज में होती है, अदरवाइज आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे MSc इंग्लिश में ही होती है। बट फिर भी मैंने ये लेक्चर है ना हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रखा है, ताकि हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी समझें, कोई इनको समस्याएं ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है ये ब्रांच फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, जिसकी मैंने आपसे चर्चा कर भी ली कि फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, जो आपके पास बायोलॉजिकल सैंपल मौजूद हैं, ठीक है, उसमें पता करना है कि कैसे उसमें टॉक्सिन्स हैं, इंक्लूडिंग ड्रग्स, क्या उसमें कोई ड्रग तो नहीं है। ड्रग आपको पता है ये लाइफ गिवर भी होती है और लाइफ टेकर भी होती है, डिपेंड करता है आप उसको कितने डोज में लेते हैं, है ना। अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये बिल्कुल जहर की तरह काम करेगा, टॉक्सिन की तरह काम करेगा, और कम मात्रा में लेते हैं तो ये लाइफ सेवर भी होता है ना। तो ड्रग्स में सब कुछ आता है, आपकी मेडिसिन वगैरह सब कुछ ड्रग्स में आता है, ठीक है। और वो ड्रग्स भी होता है जिसे हम लेते हैं, है ना। हम लेने का मतलब है जो काफी लोग लेते हैं, है ना, इसको गलत वे में नहीं ले जाना है। चलिए आगे देखें, द टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कैन प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन एज टू टाइप ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट, उसमें कैसा सब्सटेंस मौजूद है, एन इंडिविजुअल, एंड इफ द अमाउंट ऑफ दो सब्सटेंस इज कंसिस्टेंट विद ए थेराप्यूटिक डोसेज। थेराप्यूटिक का मतलब सिंपल सी कहानी कि थेराप्यूटिक का मतलब है ऐसे ड्रग्स जो थेरेपी में काम आते हैं, है ना। वो थेरेपी बहुत तरीके की हो सकती है, ड्रग्स को छुटाने में भी हो सकती है, छोड़ने में भी हो सकती है ना, या फिर वो थेराप्यूटिक उसकी जो डोसेज है वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी हो सकती है ना। तो जो जहां पे उसका मेडिसिनल यूज है वहां पे उसको हम देखेंगे। और इज अबव ए हार्मफुल लेवल, these result can be used to make inference, है ना, क्या उसका आउटकम आएगा उसको बताने के लिए है, determining a substance potential effect on individual health। मतलब एक तरह का जो सब्सटेंस है, दवाई है, थेरापेटिक आपका जो भी मेडिसिन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी की इंडिविजुअल की हेल्थ पे, है ना। एक्सेस में लोगे तो डेथ हो सकती है, इलनेस हो सकती है, या फिर मेंटल और फिजिकल इंपेयरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत फेमस एक आपने सुना होगा LSD, है ना, मैराजुआना। तो ये सब क्या है, ये सब थेरापेटिकल ड्रग्स हैं, मॉर्फिन, है ना, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सब ड्रग की तरह लोग यूज करते हैं क्योंकि एक्सेस या ओवरडोज इसका लेते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से समझते हैं क्या है टॉक्सिकोलॉजी, है ना, विश्व विज्ञान क्या है। इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, पॉइजन की स्टडी, टॉक्सिन की स्टडी, एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जीव जंतुओं पे कैसे जो जहर है, टॉक्सिन है, इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, इसको हम जानते हैं, ठीक। और देखो इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि भाई कोई ड्रग कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव वे में भी। मान लो किसी भी बीमारी के क्योर में, है ना, किसी भी बीमारी के क्योर में, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में आपने देखा है बहुत सारे आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट इन दिस फील्ड नोन एज टॉक्सिकोलॉजिस्ट, तो जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूज एडवांस मेथड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई सब्सटेंस, और ये नए नए एडवांस जो मेथड है उसमें आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है ना, उसमें आपका कलर एस्टिमेशन भी है। ये सब हम इस पूरे ही जो हमारा सिलेबस में पोर्शन है, टॉपिक है, इसमें हम इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूज एडवांस मेथड टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई सब्सटेंस स्पेशली व्हेन इवैल्यूएटिंग द कॉज ऑफ इलनेस, तो जब आप इवैल्यूएट करेंगे क्या कारण है उस बीमारी का, उस इंजरी का, या फिर उस डेथ का, जो मृत्यु उस जो ड्रग है ना, उसके यूज से जो हमें देखने को मिला, ठीक। आगे, द टॉक्सिकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द साइंस रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर, सोर्स, नॉलेज, लीथल डोज, फैटल इफेक्ट, फैटल मतलब जानलेवा, लीथल मतलब भाई उसका कितना अमाउंट आपने लिया है, एनालिसिस ऑफ पॉइजन, पॉइजन जो है उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, ये किस टाइप का पॉइजन है ना, एंड क्यूरेटिव मेजर, किस तरीके से बॉडी को क्योर करता है, ये सारी चीजें आपको टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ने को या समझने को मिलती है। फिर टॉक्सिकोलॉजी कैन बी सेड एज द स्टडी ऑफ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट
ऑफ केमिकल और फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा केमिकल और फिजिकल एजेंट का किसी बॉडी पे। केमिकल का मतलब सिंपल हो गया कि सर कोई ना कोई केमिकल होगा, और फिजिकल एजेंट कैसे होंगे, जैसे उनके द्वारा है ना जो फिजिकल चेंज हमें देखने को मिलते हैं, तो कैसे प्रभाव डालेंगे। और फिजिकल चेंज कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं कि भाई हम बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप देख रहे हैं भाई जिसको हम एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं कि भाई जो कोल वगैरह बर्न होता है, ये जो है कोल वगैरह अगर मान लो हाई माउंटेन रीजन में लोग ज्यादा आग जलाएंगे या फॉरेस्ट फायरिंग होगी, तो वो जो कोयला वगैरह एस वगैरह है वो जाएगी, और पहाड़ों पे जाके है ना बर्फ के जो पहाड़ है वहां पे जाके वो एस वो रात बैठ जाएगी, जिसकी वजह से स्नो के ऊपर ब्लैक कलर की लेयरिंग हो जाएगी। और आप जानते हैं जो स्नो होता है उसका एल्बिडो अच्छा होता है, एल्बिडो का मतलब होता है सनलाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, और ब्लैक कलर का जब वो ब्लैक एस उसके ऊपर आ जाएगी सर उसका एल्बिडो बहुत बेकार होता है ना, कम होता है, जिसकी वजह से जो, और वैसे भी ब्लैक कलर जो होता है ये गुड एब्जॉर्बर होता है लाइट का, हीट का, तो सर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इफेक्ट देख रहे हैं। इसी टॉक्सिकोलॉजी अगर हम इस साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसका एक फील्ड हो गया एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें हमें ये बात भी समझने को मिलेगी। क्लियर है। एल्बिडो का मतलब सिंपल सी कहानी है, एल्बिडो क्या होता है जी, हाँ जी, तो एल्बिडो सिंपल सा है कि सनलाइट कौन कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, जो जितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा है ना उसको कहेंगे उसका एल्बिडो उतना ही ज्यादा है। तो एल्बिडो मतलब कितनी टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की। ठीक, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे जिनको समस्या आती है इंग्लिश में पढ़ने में, मैं भी कहूंगा कोशिश इंग्लिश माध्यम की कीजिए, मास्टर्स लेवल पे एग्जाम है, हो सकता है क्या पता पेपर ही पूरा इंग्लिश में आ जाए, है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी मेंशन नहीं है पेपर का माध्यम क्या होगा, बट जब भी इसमें कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और प्रीवियस ईयर जो बच्चे मुझसे मांग रहे हैं, देखो मैं आपको कह देता हूँ, प्रीवियस ईयर यहाँ मुझे कहीं इसका मिला नहीं है ना, यूके पीएससी में शायद इस तरह का एग्जाम नहीं हुआ है, बट हाँ इस लेवल पे तैयारी करनी है। देखो आप हमसे जुड़े, हम तो आपको पूरा है ना पीवाईक्यूज भी देंगे जहां जहां इस तरह के एग्जाम होंगे, और ऑब्वियस बात है एमएससी लेवल पे है तो मैं आपसे कहूंगा नेट गेट के आप क्वेश्चंस लगाइए, यूसेट का भी पेपर आया तो उसको देखिए, तो इस लेवल के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी आपकी बात हो गई होगी। बाकी आप हमसे जुड़े हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। फिर है टॉक्सिकोलॉजी स्टडी एग्जामाइन द सेल्यूलर biochemical and molecular mechanism of action as well as functional effect such as neurobehavioral and immunological and assesses the likelihood of their event। तो क्या कह रहा है, जब आप टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उससे पता चलता है कि सेल ये एग्जामाइन करता है कि भाई सेल लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, आपको पता है हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल होते हैं जनरली एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर क्या उनकी मैकेनिज्म होगी, फिर उनके क्या फंक्शन होंगे, और फिर उनके फंक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे न्यूरॉन्स पे, है ना, हमारी इम्यूनिटी पे, ठीक है। तो इस चीज को हम पूरा पढ़ेंगे कि भैया कैसे टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं या फिर पॉइजन्स हैं ये हमारी बॉडी में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। अगर ये हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, और अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। और पोस्ट भी यही है टॉक्सिकोलॉजी की, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है पॉइजन की। देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइजन में पढ़ाऊंगा सारा, बट यहाँ पे एक जनरल, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में कुछ मैं आपके लिए इंट्रोडक्टरी बातें यहाँ पे रख रहा हूँ। कह रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द अपीयरेंस दैट इज कलर, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एसेट्रा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब है भाई कैसा कलर होगा, स्टेट क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस बात है सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हम पहले से ही जानते हैं, भौतिक इसके गुण होते हैं। जबकि रासायनिक गुण में क्या है कि भाई उसका क्या फैटल है ना, क्या जानलेवा डोज होगा, कितने डोज पे इंसान मर सकता है, कितना डोज इंसान झेल सकता है ना, टॉक्सिकोसिटी कैसी होगी, है ना, एक्शन अपॉन द बॉडी आर स्टडीड इंक्लूडिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में क्या वो इफेक्ट करेगा, है ना, बॉडी का जो काम है उसमें क्या इफेक्ट करेगा, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। चलिए आगे है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो जो विश्व विज्ञान है इसका वर्गीकरण हमारे सिलेबस में देखो क्लियरली मेंशन है कि भाई हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। और अब ये भी बच्चों के मन में आएगा सर कितने क्वेश्चन फॉरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी से होंगे, है ना। तो एक सिंपल सी बात है भाई, आपके 100 प्रश्न आने हैं, 200 मार्क्स के आने हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये सब बातें क्लियर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बताते हुए चलता हूं, हमारी टेस्ट सीरीज भी इसी लाइनअप पे होंगी। और जब आपके कंप्लीट टेस्ट आएंगे उससे पहले मैं चाहता हूं सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से क्वेश्चंस भी बनाऊं। तो कहानी क्या है, क्वेश्चन कितने आ सकते हैं सर, मान के चलिए ओवरऑल सिलेबस का ये 20 से 30% एग्जिस्ट कर रहा है ना, 20 से 25% मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है,
तो मान के चलिए 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से हो सकते हैं, ठीक है। तो हम नेट 20 क्वेश्चन के लिए इसको मान के चलते हैं कि 20% फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होगी और बाकी 80% आपका केमिस्ट्री एज पर सिलेबस होगा, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई आपको ध्यान में रखना, काफी बच्चों का सेम प्रश्न है कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आगे आने वाले टाइम में जैसे सिलेबस होगा कि सर कितने प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं हम मान के चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस का 25% मान के चलिए, तो हाँ लगभग 25 क्वेश्चन यहां मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे फॉरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी से, अदरवाइज बाकी जो 80 क्वेश्चन हैं वो हमारे केमिस्ट्री से ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, विश्व विज्ञान का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी कंसर्न है स्टडी ऑफ केमिकल दैट कंटामिनेट, कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, फूड, वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेयर। तो खाने को कैसे दूषित कर रहा है, वाटर को, सॉइल को, एटमॉस्फेयर को, जैसे मैंने अभी बर्फ वाला एग्जांपल दिया है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर है ना, तो इसको जो है इसमें इफेक्ट कर रहा है। इट ऑल्सो डील विद द टॉक्सिक सब्सटेंस दैट एंटर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स और streams and oceans. This category of toxicology describe the effect of exposure of toxic substance in living organism like plant, animal and humans. क्या कह रहा है, बात को समझिए। एक चीज टर्म होती है एनवायरमेंटल साइंस में, उसको पढ़ा जाता है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब बना, देखो भाई बहुत सारी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं जिसमें आर्सेनिक होता है, लेड होता है ना, और ये चीज मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता भी हूं कि देखो जब आपको लैब में कोई चीज आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, ऑब्वियस है बच्चों वाला दिमाग होता है, 11th 12th वाले बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं, है ना। फिर ऑब्वियस बात है जैसे से बीएससी में पहुंचते हैं उनको तो मैं बिल्कुल अच्छे समझाता हूं, मास्टर्स वाले को तो बहुत अच्छे समझाता हूं कि बेटा जी ये काम तो ना करना। क्या ना करना, लैब में जाके अननेसेसरी केमिकल वेस्ट नहीं करना। वाई, क्योंकि जो आप लगता है कि ये चीज फ्री में है ना, हमने तो स्कूल में फीस दी है, कॉलेज में फीस दी है और लो उसको बहा दो, पर समझिए भाई जो केमिकल आप बहा रहे हो वो नाले के थ्रू है ना हमारे वाटर सिस्टम में पहुंच रहे हैं, है ना, नदियों में पहुंच रहे हैं, नालों में पहुंच रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जा रहे हैं। तो अब इस बात है वहां पे जो पानी होगा या फिर वो जो जानवर या फिर प्लांट जो उस पानी को ले रहा होगा उसके अंदर लेड और आर्सेनिक की मात्रा भी हो जाएगी और फिर वो प्लांट से ह्यूमन बॉडी तक पहुंचेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो ये कंटामिनेटेड मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, ये किस तरीके से पानी के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, खाने के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं और फिर हमारी बॉडी में पहुंचेंगे तो ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएंगे। इसी का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है मिनेमाटा डिजीज, है ना, मिनेमाटा डिजीज सुना होगा। ये जो मिनेमाटा डिजीज है ये जापानीज कोस्ट पे मछलियां खाने की वजह से हुआ था, जिससे मरकरी कंटामिनेशन ह्यूमन बॉडी में हो गया था, है ना, काफी लोगों की इसमें डेथ भी हो गई थी और इस डिसीज का नाम था मिनेमाटा डिसीज। तो सेम कहानी है, हुआ क्या, बायोमैग्निफिकेशन हुआ कि पहले मरकरी फिजिक्स के अंदर गया, फिजिक्स से वो ह्यूमन के अंदर आया और फिर उसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट है ना वो दर्शाया। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा किस तरीके से एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करी जाती है कि एनवायरमेंट पे टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। सेकंड है ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी, जिसको हम इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ऑक्यूपेशन करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या फिर औद्योगिक है ना इंडस्ट्री में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे क्या देखेंगे भाई, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां से बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं, है ना, डिफरेंट तरह के केमिकल्स निकलते हैं। आप देखते हैं कितना काला काला पानी जो है नालों में बहता जा रहा है और फिर उसके बाद वो बह के नदियों में जा रहा है ना। तो समझिए कैसे वो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना एनवायरमेंट के लिए। तो ऑब्वियस बात है उसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, अगर ये आपको पढ़ना है इंडस्ट्रीज का टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो सकता है, इसको अगर पढ़ना है तो उसको हम इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। और देखो सब कुछ है ना कहीं अपने ही दम पे ये सारी चीजें होती हैं। ये तो अदरवाइज आप देखते हैं इंडस्ट्रीज के भारत में ही है, विदेशों में नहीं है क्या, पर वहां की नदियां फिर भी साफ है। क्यों, क्योंकि ऐसे एक्ट्स या प्रोविजंस बनाए गए हैं कि यदि आपका ये इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है तो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को आपको रेक्टिफाई करके पानी को शुद्ध कर कर नदियों में भेजना। शुद्ध कर मतलब उसकी जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको निकाल कर ही वो पानी नदी में जाएगा, और नहीं जाएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे या मैं बोलूं हार्श प्रोविजंस है ना। भारत में वो नहीं है, जब भी जिस गंगा नदी को हम बहुत प्योर कहते हैं, है ना, आप सभी उसका हाल जानते हैं। यमुना नदी है ना, कभी मान के चलिए यमुना तट पे हम कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान खेले थे, और आज देख लो उस यमुना तट का क्या हाल है ना। आपने देखा होगा जब बहुत सारे त्योहार होते हैं, आपने देखा है जैसे छठ पूजा वगैरह होती है, उसमें देखा यमुना नदी में कैसे वो स्कम्स बने होते हैं इतने बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट से, साबुन का झाग सा, है ना, ऐसा लगता है कि झाग में लोग नहा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वो पॉल्यूटेंट है जो इंडस्ट्रीज पहुंचा रही हैं,
समझ में आ रही है कहानी? तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी अपना प्रभाव छोड़ती है एनवायरमेंट पे। तो मैं कह सकता हूं इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी का जो प्रभाव है एनवायरमेंट में पड़ता है, और फिर हम इसको कंबाइन इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं और एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। Regulatory toxicology gather and evaluate existing toxicological information to establish concentration based standard of safe exposure। नाम से पता चल रहा है हम किसी जो टॉक्सिकोलॉजी है उसको हम रेगुलेट करने जा रहे हैं, और अगर रेगुलेट करना है दैट मींस हमें क्या देखना है कि भाई जिस भी चीज से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजन से निकल रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं जो हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एनवायरमेंट पे, तो उस पे हम कैसे ऐसे स्टैंडर्ड बनाए या ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे वो जो आपके, देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज भी सेटअप करेगा, है ना, इधर से उधर जाना है, अपने मूवमेंट को फास्ट बनाने के लिए गाड़ी भी यूज करेगा, है ना, और दुनिया भर की चीजें, जितने प्रोडक्ट चाहिए उतना ही पॉल्यूशन होगा, सिंपल सी कहानी है। बट जरा समझिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए बट नेचर के थ्रू, है ना, ये तो सिंपल सी कहानी कि नेचर के थ्रू भी हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए हमें रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में अगर काम करना है तो हमें यह देखना है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस उस इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, है ना, किसी भी चीज से अगर टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं तो सर उसका एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव होगा और हम उसको कैसे सेफली एनवायरमेंटल में एक्सपोज कर सकते हैं, है ना, उसका रेगुलेशन कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसी को अगर पढ़ना है तो उसको हम रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। There are serious differences between the purpose and procedure of science and regulatory policy. Science pursues to recognize natural phenomena through unprejudiced, parametric and impartial practice. ठीक, and is careful, incremental and evidence based as well. तो क्या कर रहा है, साइंस जो होती है ना वो जनरली नेचुरल फिनोमेना पे प्रिवेंट करती है, ठीक है, और साइंस में जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपने कोई चीज बना दी, साइंस तो कहता है भाई विकास हो, है ना, डेवलपमेंट हो, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइंस के अलावा हमें एनवायरमेंटल साइंस का भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो एनवायरमेंटल साइंस का भी ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट पे कोई भी किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना हो इन टॉक्सिन्स का, जो कि चाहे इंडस्ट्रीज से निकल रही है ना, चाहे किसी भी फैक्ट्री से निकल रही है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना। तो रेगुलेटरी टॉक्सिन नाम से समझ में आया। अब देखो फूड टॉक्सिकोलॉजी, नाम से पता चल रहा है वो टॉक्सिकोलॉजी जो फूड या फिर आपकी ब्यूरेजेस में, है ना, पेय पदार्थ में आपको देखने को मिलेंगे। तो फूड टॉक्सिकोलॉजी इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग अ नॉन टॉक्सिक एंड एडिबल सप्लाई, खाने योग्य सप्लाई करोगे फूड को कंज्यूमर में। पर आप देखते हैं आजकल 90% आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल, उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स मौजूद हैं। आपने देखा होगा अभी यूरोपियन यूनियन की न्यूज आई थी, उन्होंने बहुत सारे इंडियन मसाला ब्रांड में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, है ना, कैंसर प्रोड्यूसिंग ड्रग्स सब्सटेंस उनके अंदर मौजूद हैं, ये अपनी रिपोर्ट में कहा था। तो आप देख सकते हैं कि भाई, और अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, अभी मैं कल की ही न्यूज पढ़ रहा था कि इंडिया में बिकने वाले 99%, आई थिंक 99 नहीं तो 90%, आई थिंक जहां न्यूज में लिखा था कि मिलने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ये फेल हो गए टेस्ट में, और इनमें यूरिया या फिर कंटामिनेटेड मटेरियल पाया गया है। तो सबसे पहली बात जो फूड टॉक्सिकोलॉजी है ना, ये जितनी भी टॉक्सिकोलॉजी है, देखो मेरा मानना यह है कि हर स्टेट को पहली बात तो प्रॉपर इन पे पोस्ट निकालनी जरूरी है, जो चेक करे कि भाई फूड मटेरियल पे कितनी दिक्कत है। हालांकि पोस्ट है भी, है ना, बट ऑब्वियस बात है इतने प्रोडक्ट हैं, इतनी मिलावट होती जा रही है ना, तो ये सारी चीजें बड़ी दिक्कत वाली, ठीक। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ए नंबर ऑफ सब्सटेंस मे बी एडेड टू द फूड, मेक इट टेस्ट, है ना, स्मेल, लुक बेटर। फैट, ऑयल, सुगर, स्टार्चेस एंड अदर सब्सटेंस मे बी एडेड टू चेंज द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ द फूड। आपको पता है इसमें डिफरेंट बहुत सारे केमिकल यूज करे जाते हैं। ऑल दीज एडिटिव आर स्टडीड टू कंक्लूड इफ एंड व्हाट अमाउंट दे मे प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। A second area of interest include the food allergies, है ना, अभी फूड पॉइजनिंग का भी बहुत एग्जांपल आपने सुना है, आपने देखा है एक पीलीभीत का एग्जांपल आया था जिसमें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, चाउमीन वगैरह खाई थी, बच्चे की डेथ हो गई, पेरेंट्स फैमिली वगैरह जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, है ना, तो फूड एलर्जीज फूड पॉइजनिंग का एग्जांपल हो गया, ठीक। फॉर एग्जांपल मैनी पीपल हैव ट्रबल डाइजेस्टिंग मिल्क, काफी लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना, और जो प्योर मिल्क होता है तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक। तो दैट मींस उनकी बॉडी जो है वो लैक्टोज को नहीं पचा पाती, ठीक। तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं इनके लिए जो लैक्टोज, हमारे लिए जो लैक्टोज हमें सेहत एनर्जी देने का काम कर रहा है, यही लैक्टोज जो है ग्लूकोज वगैरह में टूटेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, काफी लोगों को लैक्टोज नहीं पचता है ना, तो कहीं ना कहीं लैक्टोज की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है काफी लोगों को। तो फर्दर मोर टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, मैंने आपको बताया है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स में पेस्टिसाइड्स तक पाए गए,
may be applied to a food crop in the field, while lead arsenic समझा ही चुका हूं, and cadmium are naturally present in the soil and water and may be absorbed by plant, है ना, तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वही बायोमैग्निफिकेशन होगा, प्लांट से हम तक पहुंच जाएगा। ठीक, टॉक्सिकोलॉजिस्ट मस्ट डिटरमाइन द टॉलरेबल डेली इनटेक लेवल ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक, तो जहां तक हम टॉलरेट कर सकते हैं उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर अधिकता में, है ना, आर्सेनिक अधिकता में आ जाएगा तो वो भी कार्सिनोजेनिक होता है ना, बॉडी में जो है कैंसर वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, हमारी बॉडी में आर्सेनिक वगैरह सब कुछ होता है, बट एक प्रॉपर अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक्सेस में अगर वो बॉडी में आएगा तो हमें जो है वो दिक्कत करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक, क्लिनिकल नाम से तो चल रहा है, जो जहां पे हम मेडिसिनल यूज देखने लगेंगे किसी बीमारी का, है ना, क्योरनेस कैसे करें इन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस से, पॉइजन से। आपको पता है कैंसर क्योरिंग के लिए भी बहुत सारे टॉक्सिन का या फिर मैं बोलूं पॉइजन का यूज होता है। चलिए, तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद डिसीज एंड इलनेस। तो किससे जुड़ा हुआ है? डिसीज से, बीमारियों से, इलनेस से। एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, है ना, कि भाई अगर मान लो किसी केमिकल, ऑब्वियस बात है भाई, डेली हम, आपने देखा है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, काफी लोगों का आजकल शौक है चिली पोटैटो, है ना, बिल्कुल रेडिश कलर उसका होता है। आलू को भी रेड कलर के होते हैं? ऐसे नहीं होते, उसमें क्या मिलाया जाता है? कलर मिलाया जाता है, और उस कलर में आर्सेनिक होने की बहुत संभावना है, लेड होने की बहुत संभावना है, और बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो हमारी बॉडी के लिए। हम देखते हैं हलवा, उसमें भी कलर आता है, सेम उस कलर में भी सेम ही संभावनाएं हैं। तो कहानी क्या है, अगर कभी कभार आप उसको ले रहे हो तो बॉडी उस टॉक्सिन को कहीं ना कहीं पचा देगा, वेस्ट मटेरियल में उसको निकाल देगा। बट उसको आप रेगुलर यूज में ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक धीरे धीरे बॉडी में पॉइजन बनने लगेगा, और जब वो पॉइजन बन जाएगा तो वो जानलेवा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में आप देखते हैं कि भाई कैसी बीमारियां या इलनेस हो रही है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, अगर आप किसी टॉक्सिक केमिकल्स को इनटेक कर रहे हैं। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट इंक्लूड इमरजेंसी रूम physicians who must be familiar with symptoms related with exposure to an extensive variety of toxic substance in order to manage the appropriate treatment, है ना। तो भाई कितनी टॉक्सिसिटी बॉडी में है उसको चेक करना, ठीक, और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो जो उसका आउटकम निकालेंगे वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट की जो है जानकारी रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डेस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। डेस्क्रिप्टिव का मतलब ही है जो बहुत ज्यादा डीप में हो, है ना, उसका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, डाटा हो, वो सब कुछ फुलफिल हो, क्लियर हो। तो डेस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न विद कलेक्टिंग टॉक्सिकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स, वही डाटा वगैरह, फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। और बेसिकली ये जो डाटा है कहां से कलेक्ट किया जाता है? एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपको पता है जनरली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो चूहों पे, मंकी पे, इस पे जनरली होते हैं, है ना। So these type of experiment are used to establish how much a chemical would cause illness or even death. तो जनरली इसमें ये देखा जाता है, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई ये जो आप टॉक्सिन ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बॉडी पे, और क्या इससे इलनेस हो सकती है, और इवन टू क्या इससे कोई डेथ हो सकती है। A descriptive toxicologist is concerned with directly with toxic testing, है ना। तो डायरेक्टली जो आप टेस्टिंग करके देख रहे हो वो कौन काम करेगा? जो डेस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट होगा। और ये बात याद करनी है ना, एग्जाम में पता चला ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि भाई ये काम किसका है? जो डायरेक्टली टॉक्सिक टेस्टिंग करेगा, एनवायरमेंटल का, है ना। हमने अब तक पढ़ा एनवायरमेंटल वाले टॉक्सिकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल वाले पढ़ लिए, तो ये ध्यान में रखना है, प्रश्न इस तरीके का बनने की संभावना बनती है। which provide information, जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, सेफ्टी एवोल्यूशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बताएंगे कि भाई इस टॉक्सिन से इसका प्रभाव ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये बताएंगे कि अगर आपको ये टॉक्सिन नहीं चाहिए या बॉडी में इसकी मात्रा कम करनी है या एनवायरमेंट में इसकी मात्रा कम करनी है, तो इसके लिए भैया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए और उस फ्रेमवर्क पे काम कीजिए। पर आपको पता ही भारत में जो फ्रेमवर्क बनते हैं उन पे काम कितने अच्छे से होता है ना। बट ऑब्वियस बात है अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होने लगी है, होनी भी चाहिए भाई, है ना, क्योंकि भैया एनवायरमेंट पहले बचाना, नेचर पहले चाहिए। ऐसा ना हो जिस तरह से आप देख रहे हैं तापमान 52 डिग्री रिकॉर्ड, दिल्ली ने हाईएस्ट तापमान जो है रिकॉर्ड ब्रेक अपना कर दिया है, 52 डिग्री टेम्परेचर आप मान के चलिए, ठीक है। एक रिलेटिव टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, और मान लो यही 52 डिग्री अगर रिलेटिव टेम्परेचर होता प्लस ह्यूमिडिटी मान लो अगर इसमें होती, तो भैया दिल्ली में लोगों, जनसंख्या बहुत तरीके से विनाशकारी हो सकता था, है ना। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों की ही लापरवाही है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। केवल
हमें डेवलपमेंट ही नहीं देखना है भैया, हमें एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए सिंपल सी कहानी है, आजकल मैं देख रहा हूं काफी लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं पेड़ लगाने का, तो ये आप भी कर सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट को और ज्यादा सेफर बनाने के लिए, ठंडा रखने के लिए। जो आपने देखा हीट आइलैंड, दिल्ली इस वक्त हीट आइलैंड हो चुका है, ऐसा आइलैंड जिसका टेम्परेचर आसपास के जगहों से बहुत ज्यादा होता है ना, लगभग 4, 5, 6 डिग्री 10, 10 डिग्री तक ज्यादा होता है अपने आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है ना, तो हीट आइलैंड बन चुका है ये। तो कहीं ना कहीं अगर ये मीजर हम रखें अपनी तरफ से, पेड़ वगैरह लगाएं, वृक्ष वगैरह लगाएं, आप सभी को पता है इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ठीक, खैर छोड़िए, आते हैं वापस से। द एप्रोप्रिएट टॉक्सिक टेस्ट इन सेल culture system or experimental animal are designed to yield information to access risk posed to human and the environment from exposure to specific chemical. The concern may be limited to effect on humans as in the case of drug and food additives. ठीक है, तो कहानी क्या है भैया, आपको ये देखना है कि आप कोई भी तो या सिंपल पहली बात तो केमिकल ही कहूंगा भाई, देखो जो भी चीज आप खा रहे हो कहीं ना कहीं केमिकल ही है, ठीक है, उस केमिकल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको चेक करना है। ये काम किसका होगा, डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट का होगा, ठीक है। इसके बाद वो बताएगा कि भैया आपने देखा होगा बहुत चीजों में लिखा रहता है सेम कहानी की, आर्सेनिक की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कैडमियम की मात्रा इतनी होनी चाहिए, अगर इतनी है तो आप सेफ हैं, इससे ज्यादा ले रहे हैं तो दैट मींस आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होगा, फिर इतनी मात्रा होगी तो ये आपकी बॉडी इसको झेल ही नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा होगी तो सिंपल ये फैटल है, जानलेवा है ना। तो जनरली कौन बताएगा, ये आपके डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट बताएंगे। नेक्स्ट, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइज द टॉक्सिक एंड थ्रो एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना। तो भाई इनका काम ही है कि आपकी बॉडी में एनालिसिस करेंगे, एनालिटिकल का मतलब ये जो एनालिसिस करेगा, बट कैसे करेगा, जो बॉडी में फ्लूइड मौजूद है, स्टोमच कंटेंट, आपके पेट में कैसा कंटेंट है, एक्सक्रीमेंट और स्किन, है ना, मतलब जो आपने देखा मलमूत्र वगैरह हो गया या स्किन हो गया, इससे जो एनालिसिस करेगा कि बॉडी में टॉक्सिसिटी कैसी है ना। फ्लूइड से तो पता चलेगा भाई बॉडी में जो तरल पदार्थ है या ब्लड कह लो, आपका प्लाज्मा कह लो, इनसे पता चलेगा कि बॉडी में टॉक्सिसिटी कैसी है, किसकी मात्रा कितनी है। आपने देखा ब्लड टेस्ट करते हैं, ये सब तो उसमें निकालते हैं, ठीक। It also comprises the application of the tool of analytical chemistry to the qualitative or quantitative assessment। qualitative और quantitative, quantity का मतलब ये होगा अमाउंट और quality का मतलब क्या हो गया, जनरली उसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, वो कहानी, ठीक। Excess of chemicals that may exert effect on living organism। Generally the chemical that is to be measured is a xenobiotic, very important term, xenobiotic है, that may have been altered, जो चेंज कर सके या ट्रांसफॉर्म कर सके by metabolic action of organism, ठीक है। तो ये xenobiotic सर क्या चीज है, xenobiotic का मतलब वो केमिकल जो बॉडी में बाहर से आया है और बाहर से आने के बाद वह टॉक्सिक की तरह काम कर रहा है, ठीक, और टॉक्सिक की तरह काम कर रहा है तो वो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्शन में क्या चेंज ला सकता है, ठीक। इसको कौन काम चेक करेगा, इसको कौन एनालिसिस करेगा, तो एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट इस काम को करेगा। Frequently the specimen that is to be analyzed consists of a matrix composed of body fluid or solid tissue removed from the organism. Both the identity of annihilate and the complexity of matrix can present difficulties to analytical toxicologist, ठीक है। तो एनालाइट वो है जिसका आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, जैसे बॉडी में से खून निकाला तो खून इस वक्त एनालाइट हो गया क्योंकि आप उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही मान लो मलमूत्र है तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, एनालाइट का एग्जांपल हो गया, ठीक। एक बार मैं चैट पढ़ लेता हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं है लाइव कोई जुड़ा होगा, ठीक है, ये क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैं इसका जो है रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक, और रिकॉर्डेड भी पता नहीं कब तक पहुंचेगा, बट हाँ कोशिश करूंगा रिकॉर्डेड आप तक टाइमली पहुंचा दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी। मैकेनिक्स टॉक्सिकोलॉजी मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ टॉक्सिक सब्सटेंस कैन कॉज देयर इफेक्ट, ठीक है। The effect of exposure can depend on number of factors, including the size of molecule, exact tissue type, affected cellular component, whether the substance is easily dissolved in water or fatty tissues, all of which are important when trying to determine the way of a toxic substance cause harm and when effect seen in the animal can be expected in human। तो मैकेनिस्टिक का मतलब ही है कि भैया टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली जनरली बात हम एनिमल में देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उन एनिमल में क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर हम उससे रिलेट करते हुए निकाल रहे हैं कि एनिमल ह्यूमन से इतना रिलेटेड है तो इसका प्रभाव ह्यूमन पे क्या पड़ सकता है ना। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
अब ये वो टॉपिक लास्ट ब्रांच जिसको हम कह रहे हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि फॉरेंसिक साइंस में जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और फॉरेंसिक साइंस का मतलब ही है कि वो साइंस जहां पे हम एक्चुअल कॉज पता लगाना चाह रहे हैं, है ना, कि भैया अगर कोई फैटल डेथ हुई है तो डेथ हुई किस कारण की वजह से होगी, है ना। ये ओवरडोज हुआ है, मान लो स्लीपिंग डोज एक्स्ट्रा ले लिया किसी ने, तो भाई मृत्यु कैसे हुई अगर ये पता लगाना है तो जनरली हम किसमें जाएंगे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाएंगे। और वो विष वगैरह से हुई है या किसी भी टॉक्सिन की वजह से हुई है तो उस स्टडी को हम फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज यूज्ड टू हेल्प एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर टू ए ड्रग, है ना, मैंने बताया किसी ड्रग में क्या एक्सपोजर हुआ है, और केमिकल एंड द टॉक्सिक लीथल इफेक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर, है ना। तो भैया जो केमिकल वगैरह खा लिया है, टॉक्सिकेंट चीज खा ली है, कोई ड्रग ओवरडोज कर लिया है, अगर इसका पता लगाना है तो हमें फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशनल टॉक्सिकोलॉजी। जो आप पढ़ रहे हो ना अब तक, कन्वेंशनल जितनी भी टॉक्सिकोलॉजी है उसका एप्लीकेशन है ये, किस लिए, ताकि आप कर सके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। सीआईडी बहुत पॉपुलर नाटक रहा, उसमें आपने देखा होगा कैरेक्टर था डॉक्टर सालुके, है ना। तो जो आपकी जॉब लगने वाली है ये डॉक्टर सालुके वाली जॉब लगभग आपकी होगी, है। वो डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर आप क्रिमिनल डिपार्टमेंट में पहुंचे तो आपका सेम डॉक्टर सालुके वाला काम होगा कि बॉडी जो है ये ऐसे मरा है ना, इसकी मृत्यु इतने घंटे पहले हुई है, गोली इस एंगल पे चली है, वो सब काम आप ही लोगों का होगा। समझ में आ रही है कहानी। तो वो डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे काम रहेगा, ठीक। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू असिस्ट लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आप जो है लीगली उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करा सकें। इट कैन बी कंसिडर एज ए हाइब्रिड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो जो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है इसको हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब जिसमें दो चीजें हों, हम इसमें एनालिसिस भी करेंगे और जो फंडामेंटल आपका टॉक्सिकोलॉजी उसको भी ध्यान में रखेंगे। विद एडवांस फॉरेंसिक मेडिसिन, forensic toxicology is also primarily concerned with the medico legal characteristic, ठीक है। तो किससे कंसर्न कर रही है, मेडिको लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट, है ना, क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, of chemical on human and animal. The expertise of forensic toxicology is primarily used in establishing the cause of death। बताया ना कि कितने घंटे पहले मृत्यु हुई है, क्या कारण रहा होगा, क्या खाके मरा है ना, एक्सेस में क्या ओवरडोज कर लिया है, स्लीपिंग ड्रग तो ज्यादा नहीं ले लिया है, किसी ने कोई टॉक्सिन तो नहीं डाल दिया, सांप ने तो नहीं काट दिया है ना, किसी तरह का कोई केमिकल तो नहीं लेता था, किसी तरह की कोई दवाई तो एक्सेस में नहीं लेता था। तो ये सब कारण आप किसमें बताएंगे, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में बताएंगे। एंड इंटरप्रिटिंग इट्स सर्कमस्टेंस इन पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन। तो मैं यही बात आपको जब से बोलता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको पता करना है कि डेथ कहां से हुई है तो भैया ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है यही इस काम को करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन भी है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामाइन, फॉरेंसिक विष विज्ञान परीक्षण क्या है, सारी कहानी ऑलरेडी बता चुका हूं, बट कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, कैसे एग्जामाइन करते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, है ना, तो उसको हम जनरली देखते हैं। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी फॉर द डिटेक्शन ऑफ पॉइजन ड्रग हैव ए सर्टेन मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब इसका कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, है ना। तो मोडस ऑपरेंडी एक तरह का प्रोसीजर है जो फॉलो करेंगे, ठीक। तो मोडस ऑपरेंडी इज कॉल्ड अ प्रोसीजर। एक किस तरह का प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे, तो लिखा हुआ है साथ साथ, बिलो आर द प्रोसीजर स्टेप दैट इन्वेस्टिगेटर डाइव थ्रू। तो भैया एक इन्वेस्टिगेटर किस तरीके से काम करता है फॉरेंसिक लैब में या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो किस तरह से डाटा वो कलेक्ट करेगा। सबसे पहले वही सैंपल कलेक्शन, तो डिपेंडिंग ऑन द सस्पेक्टेड सब्सटेंस एंड टाइम elapsed since exposure various biological sample are collected, है ना। तो अलग अलग चीजें सैंपल की ली जाती हैं। आप देखते हैं कहीं पे अगर मर्डर वगैरह होता है तो हेयर कहीं मिल जाता है ना कहीं पे नेल मिल जाता है, ठीक। बॉडी पे खरोचने के निशान देख लेते हैं, ठीक। अगर मान लो कुछ भी, अगर जैसे मान लो मर्डर हुआ है उसमें दूसरा पर्सन उसको फोर्स कर रहा है, वो भी उसको हटा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेल के अंदर कोई उसका टिश्यू फंस गया हो, सेल फंस गया हो, इससे भी तो काफी लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काम है सैंपल कलेक्शन का कि आपने सैंपल कितने अच्छे से एग्जामाइन करके कलेक्ट किया है, ठीक। मान लो आपने चाकू मारा है ना, और फिर आपने मान लो आसपास सब कुछ धो भी दिया है ना, कि भाई खून वून
जो है यहाँ पे नहीं गिरा है, उसके बाद भी पता चल जाता है। कैसे? मान लो भाई आपने धक्का मुक्की करी, कुछ पर्दे पे आपके जाके टिश्यू लग गए, है ना, कहीं आप पे फिंगरप्रिंट रह गया, तो ये सब काम रहेगा। ठीक है, तो कॉमन सैंपल इंक्लूड ब्लड, यूरिन, हेयर एंड टिश्यू। मैंने बताया ना टिश्यू वगैरह, हेयर वगैरह तो जनरल चीजें हैं, फिर ब्लड वगैरह हो गया, यूरिन वगैरह हो गया। ईच सैंपल टाइप ऑफर ए डिफरेंट डिटेक्शन विंडो एंड सेंसिटिविटी, है ना, तो उसका एक अलग डिटेक्शन विंडो होगा, सेंसिटिविटी होगा, वो क्या क्या होगा वो हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, कि पॉइजन को कैसे डिटेक्ट करना है ना, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू तो लेके चलेंगे, हमारे सिलेबस में मेंशन है इसलिए पढ़ेंगे भी, बट आज सेम बेसिक है। बेसिक में आपको ये इंट्रोडक्शन में आपको बस ये समझा रहा हूं कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है क्या। फिर है एनालिटिकल टेक्निक, आप एनालिसिस करेंगे कि जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, ब्लड में आपका प्लाज्मा कैसा है, टिश्यू कैसा है ना, नेल में जनरली डीएनए वगैरह बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, सैंपल टेस्टिंग करते हैं। ठीक, तो कह रहा है वन सैंपल आर कलेक्टेड, दे आर सब्जेक्ट टू रिगोरस एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना, तो आप जो कठोर एनालिटिकल प्रोसीजर उसमें लगाते हैं, टेक्निक सच एज गैस क्रोमेटोग्राफी लगाते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री लगाते हैं जिसको हम जीसीएमसी एमएस कहते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये दोनों ही आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी लगाते हैं, आर एम्प्लॉयड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई ड्रग एंड पॉइजन, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, है ना, किस तरह का ड्रग है या पॉइजन है। दीज इंस्ट्रूमेंट ऑफर high sensitivity and specificity ensuring accurate detection even at trace level, है ना, अगर बहुत निम्न मात्रा में भी है तो भैया इनकी ये जितनी भी टेक्निक है, चाहे आपने जीसीएमएस पढ़ा है या फिर एचपीएलसी पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब हाईली सेंसिटिव होते हैं, ये तुरंत ही अगर ट्रेस मात्रा भी है, निम्न मात्रा भी है, उससे भी आप पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा टॉक्सिक, है ना, केमिकल जो है यूज किया है। फिर इंटरप्रिटेशन, मतलब व्याख्या करना। आफ्टर एनालिसिस द डाटा नीड टू बी इंटरप्रेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्टेड सब्सटेंस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट नॉन थेरापेटिक टॉक्सिक एंड लीथल लेवल, है ना, तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उससे आप चेक करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो डाटा है ना, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या उसका थेरापेटिक इफेक्ट पड़ेगा, कितनी उसकी टॉक्सिसिटी है, वो सब वहां से देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज कंसंट्रेशन हेल्प टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिटरमाइन द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द इंडिविजुअल, तो इस इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव होगा, ये थेरापेटिक था कि नहीं, हार्मफुल था कि नहीं, या फिर जानलेवा है कि नहीं, है ना, तो ये सब चीजें हमें यहां से पता चलेंगी। लास्ट रिपोर्टिंग, द फाइंडिंग देन डॉक्यूमेंटेड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, फिर आप उसकी रिपोर्ट बनाते हैं which can be used for various purpose, बहुत सारे पर्पस में यूज हो सकती है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, लीगल केसेस है, रिसर्च है ना, भैया फॉरेंसिक रिसर्चर भी होते हैं, तो रिसर्च करते हैं और वो ऐसे ही डाटा को एनालाइज करते हैं कि भाई अगर कोई मर्डर हुआ है या फिर मान लो किसी का कोई मेडिकल हुआ है तो किस बेसिस पे हुआ है, किस आधार पे हुआ है, तो वो सब वहां से पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर दैट रिजल्ट आर ट्रेसेबल एंड कैन स्टैंड अप टू स्क्रूटनिटी, मतलब जांच होगी स्पेशली इन लीगल कंटेक्स्ट, है ना, तो फिर चेक करा जाता है कि भाई ये सच में है कि नहीं, है ना, जैसे भी आपने एक बहुत फेमस अभी सुना है केस जिसमें बेंगलोर का हिट एंड रन केस था, है ना, बहुत फास्ट मूविंग कार ने एक दो बाइक सवार को जो है मार दिया था। ठीक है, फिर उसमें जो मेन कंटेक्स्ट है वो ये है कि भाई जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो चेंज कर दी थी कि भाई जो यंग बॉय था वो जो है जनरली शराब पी के गाड़ी नहीं चला रहा था, है ना, तो उसकी रिपोर्ट में आया था, जबकि वो एविडेंस वगैरह चेंज कर दिया था, वो जो भी कहानी चल रही है, बट ओवरऑल क्या था कि भाई आपने चेक भी करा कि ये एक्चुअली है कि नहीं, है ना, रिपोर्ट क्लियर दिखा दी, बट वो रिपोर्ट एक्चुअली है कि नहीं, रिपोर्ट चेंज तो नहीं होगी, किसी और पर्सन की तो नहीं दे दी, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लीगल कंटेक्स्ट में जांच वगैरह भी करते हैं। ठीक है, हालांकि वो सब का काम जो है मजिस्ट्रेट पुलिस वगैरह का होता है, बस आपका काम तो रिपोर्ट फाइनली सबमिट करना होता है। ठीक है, आगे है कंसेप्ट ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, और इसका क्या महत्व है ये हम जानते हैं, और ये आज की क्लास का जो है लास्ट टॉपिक ये हमारा होगा, और इसको मैं जल्दी से आपको बताता हूं। तो फॉर ए फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफन प्रोवाइड परसेप्शन एज टू हाउ ए केमिकल और फिजिकल एजेंट कैन कॉज डेथ। बता ही चुका हूं, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को देखना होता है कि किस तरीके से कोई जो ड्रग है ना, या कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट है वो किस तरीके से डेथ कर सकता है। ठीक है, if the mechanism of toxicity is understood, descriptive toxicology becomes useful, है ना, descriptive toxicology में हमने देखा कि भैया बहुत सारी जो एनालिसिस है वो हमारा descriptive toxicology ही दे देता है, useful in predicting the toxic effect of related chemical
toxicity is the fundamental capacity of a chemical agent to affect the organism harmfully. These agents are rather termed as xenobiotics. ऑलरेडी बता चुका हूं xenobiotic का मतलब क्या, हमारी बॉडी में वो फॉरेन सब्सटेंस आया है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस आया है जिसको हम xenobiotics कह रहे हैं। और ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और मे भी ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा होगा कि xenobiotics क्या होता है, ये इनमें से कौन सा एक xenobiotic एजेंट है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा टॉक्सिन उसमें होगा, जो टॉक्सिन होगा वही राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न में आपको टेस्ट सीरीज में दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। xenobiotics इंक्लूड ड्रग, तो xenobiotic का मतलब क्या है, उसमें ड्रग्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल हो सकता है, नेचुरली अकरिंग पॉइजन हो सकता है, जैसे हमने देखा आर्सेनिक और लेड जनरली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं। अब काफी बच्चों को मन में आएगा कि सर आपने तो ये बोला था कि लेड और आर्सेनिक तो केमिकल जो है आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज से जो खेतों में पानी जा रहा है, मैं बोलूं जो नालों वगैरह से, जनरली आपने देखा अभी दिल्ली वगैरह के आसपास में तो यही होता है, नालों का पानी ही खेतों में पहुंच जाता है ना। तो ये जो हो रहा है, आप कहोगे सर इससे लेड आ रहा है, बेटा जी लेड बेसिक सॉइल में पहले से ही मौजूद है, बट ऑब्वियस बात है जब ये पॉल्यूटेंट वाटर जब पहुंचेगा तो इससे उस लेड और आर्सेनिक की मात्रा प्लांट्स में ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को, ज्यादा हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। चलिए, risk is often expressed as percentage of cases in a given population and during specific period of time. A risk estimate can be based upon actual cases or an estimation of future cases based on hypothetical calculation. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, रिस्क की परिभाषा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है रिस्क का मतलब क्या है कि भाई कितना परसेंटेज है ना ऑफ केस इन ए गिवन पॉपुलेशन एंड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि भैया आप मान के चलिए कोई केमिकल है, कोई टॉक्सिक है, उसका टोटल पॉपुलेशन पे है ना कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितनी जो पॉपुलेशन है वो परेशान है, और ज्यादा पॉपुलेशन परेशान होगी तो ऑब्वियस बात है रिस्क ज्यादा। फॉर एग्जांपल कोरोना के एग्जांपल ले सकते हो कि भाई कोरोना लगभग हर पर्सन को हुआ है, तो उसका रिस्क जो है बहुत हाई था, 79% तक रिस्क रहा है कोरोना का, ठीक है। ऐसी कोई टॉक्सिक है, कोई पॉल्यूटेंट है, वो एक रेंज, मतलब एक एरिया है, एक रेंज है, उस रेंज में उस पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है ना। और ऑब्वियस बात है भाई ये जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, जनरली आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, बहुत सारे जो आपके केमिकल है, कैडमियम हो गया, फिर इसके अलावा मर्करी हो गया, ये सारे ऐसे केमिकल है, ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो डे टू डे हमारे फूड में, हमारे वाटर में, है ना, हमारी बॉडी तक पहुंच जा रहे हैं। फिर ऑब्वियस बात है ये जो एनालिटिकल आपके टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका काम यही होता है ये चेक करें कि एनालिसिस दे कि भाई किस तरह से ये जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, बॉडी में कैसा प्रभाव डाल सकता है। पढ़ा था ना एनालिटिकल आपका टॉक्सिकोलॉजिस्ट में कि वो काम करेगा एनालिसिस करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी रेटिंग, जिसको हम, और टॉक्सिसिटी क्लासिफिकेशन। तो क्या ये रेटिंग है, क्या ये क्लासिफिकेशन है, तो इनका यूज जनरली हम करते हैं रेगुलेटरी पर्पस के लिए, है ना, कि भाई किस तरह से किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को हम रेगुलेट करेंगे, ठीक। तो टॉक्सिसिटी रेजिंग इज आर्बिट्ररी ग्रेडिंग ऑफ डोज, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, डोज को ग्रेड कर रहे हो, और एक्सपोजर लेवल कॉजिंग टॉक्सिक इफेक्ट, भाई नाम से तो चल रहा है, रेट कर रहे हो आप कि भाई 5 में से 3 स्टार, 5 में से 4 स्टार, 5 में से 5 स्टार, मतलब कौन कितना ज्यादा टॉक्सिक है, जितने ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा टॉक्सिक, ठीक है। तो वही चीज फिर अगर बॉडी में इतनी मात्रा में जाएगा तो कैसे इफेक्ट करेगा, लीवर पे क्या इफेक्ट करेगा, पैनक्रियास पे क्या इफेक्ट करेगा, हार्ट पे क्या इफेक्ट करेगा, स्किन पे क्या इफेक्ट करेगा, हेयर पे क्या इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात है इसके टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, ठीक। दीज ग्रेडिंग में भी सुपर टॉक्सिक, देखो उनको ग्रेड दिया जाता है, अच्छा यहाँ पे ग्रेडिंग कैसी है, सुपर टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक और मॉडरेट टॉक्सिक, ठीक है ना। यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 कह रहा था, बट इन्होंने साफ डाटा दिया है कि जो ग्रेडिंग है वो सुपर टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक की होती है, और सबसे कॉमन जो रेटिंग है वो मिलती है एक्यूट टॉक्सिक, है ना। एक्यूट टॉक्सिक का मतलब हाई मात्रा में यहाँ पे टॉक्सिटी देखने को मिलती है। एक्यूट का मतलब कह सकते हो कि हाँ टॉक्सिटी यहाँ मिली है, ठीक। टॉक्सिक क्लासिफिकेशन कंसर्न विद ग्रुपिंग ऑफ केमिकल इनटू जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट। सच कैटेगरी इंक्लूड एलर्जेनिक, एलर्जेनिक का मतलब क्या एलर्जी मिली है, न्यूरोटॉक्सिक मतलब आपके न्यूरॉन्स पे है ना क्या इफेक्ट पड़ा है, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू एज ए वार्निंग एज एंड एज इंफॉर्मेशन। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी, है ना, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस तरह की पोस्ट पे पहुंच रहे हैं, और वो जनरली डाटा निकालते रहते हैं कि इस केमिकल से यह परेशानी हो सकती है, तो इस तरह का केमिकल ना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत बार डाटा आता है कि चिली पोटैटो वगैरह ज्यादा ना खाएं, है ना, जिनको बहुत शौक होता है,
कभी कभार ले लें, बट अगर आप उसको रेगुलर डोज की तरह ले रहे हो है ना, तो भैया कहीं ना कहीं वो बॉडी में टॉक्सिन की तरह ही काम करने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखो इंडिया में इतने बहुत ज्यादा हार्श रेगुलेशन नहीं है ना, रेगुलेशन है नाम की है बट बहुत ज्यादा हार्श नहीं है। ठीक, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत जैसे आपस में जानकारी होना, है ना, फिर इसके अलावा सबसे बड़ा करप्शन रोल देता है यहाँ पे, है ना, कि भैया पैसा दो और कुछ भी जो है बाजार में बेचो, किसी को मतलब नहीं है किसी की हेल्थ से क्या है ना। दूध आ रहा है तो उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड मिला दे रहे हैं, पनीर आ रहा है तो उसमें यूरिया मिला दे रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें भैया चल रही हैं, बस क्या कर सकते हैं, है ना। और फिर वही कहानी है कि भैया इतनी पॉपुलेशन पाले कैसे, है ना, अगर सब कुछ ही बैन कर देंगे तो। बट समझना पड़ेगा, बैन नहीं करो और थोड़ा सा एथिकल उस इंसान को भी होना चाहिए जो ये काम कर रहा है। केवल पैसा ही आप सब कुछ मान के चल रहे हैं और कल सब मर गए तो भाई अकेला तू ही जी के क्या करेगा, है ना। एक सिंपल सी कहानी है कि भाई आप सभी मर गए तो अकेला जी के आप भी क्या कर लोगे। तो इसीलिए भाई जो ये लोग कर रहे हैं उनको भी थोड़ा एथिकल सेंस होना चाहिए कि भाई इस तरीके से ना करें। केवल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती सब कुछ, है ना, पैसा कमाना है आपको भी, मुझे पता है लग्जरी गाड़ी में घूमना है, बट ये नहीं कि आप किसी की जान के बदले में अपना जो है लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस बात है भैया, फिर तो एक ही कहानी होती है कर्मा। आज आप कर रहे हो, फिर वही आपने किसी चीज में केमिकल मिलाया, दूसरे ने आपको किसी और चीज में केमिकल मिला के बेच दिया, है ना। तो ये सारी चीजें, खैर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दो ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होना अबाउट द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए कंपाउंड अफेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। अगर आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज है तो आप कंज्यूमर प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी आपने देखा इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन लेती हैं, नॉलेज लेती हैं, डाटा लेती हैं और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट तैयार करती हैं। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो शैम्पूज का, है ना। वो डाटा लेती है कि भाई ये पर्सन इंडिया में किस तरीके का पानी है ना, किस तरीके का एनवायरमेंट है, किस तरीके का ड्रग या वो केमिकल उनके शैम्पू में डाला जाए ताकि वो उनके हेयर के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी, इंफॉर्मेशन नॉलेज से आएंगी। कंज्यूमर प्रोडक्ट, ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वेस्ट क्लीन अप, है ना। ये वेस्ट क्लीन अप जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में पहली बात तो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, दूसरा जो भी डेवलप हुई है उसको इंडस्ट्रीज अभी तक मानती नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई जो पानी निकल रहा है इंडस्ट्रीज से वो नदियों में प्योरीफाई होकर जाना चाहिए। विदेशों में भी तो होता है भाई, डेवलपमेंट भारत में ही नहीं हो रहा, विदेशों में भी हो रहा है, समझना इस बात को, है ना। बहुत अच्छी अच्छी सिटीज आप देखते हैं, है ना, नेशन वाइज कि भैया इतनी साफ साफ रिवर्स वहां से बह रही हैं, इंडस्ट्रीज वहां भी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत हार्श रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है ताकि आप जो पानी है पॉल्यूटेंट है उसको वहीं रिफाइन कर ले। आप देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारी आईआईटीज हैं, वो आईआईटीज अपना जो पानी है उसको फिर से, है ना, रीयूज करती हैं। बहुत सारी आईआईटीज हैं अपने पानी को फिर से रीयूज करेंगे और वो क्लियरली मेंशन करती हैं कि अगर आप लेड वाला केमिकल यूज करते हो या फिर आर्सेनिक वाला केमिकल या मरकरी वाला केमिकल यूज करते हो तो उसको इस वाले पाइप में ना डालें क्योंकि ये पानी सीधा हमारे पीने वाले पानी में पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो उसको रीयूज कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग से वेस्टेज बनाया गया है ताकि उसको फिर से यूज करें और लेड वगैरह ये सब फिर से जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से फिर से रिफाइन होकर वापस से आ जाए। ठीक है ना, तो समझ के देखिए इन चीजों को, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगा रहे हैं अच्छे से लगा रहे हैं। अदरवाइज आप जानते हैं फिर तो सब इंडिया भारत हमारा घर है तो भैया हम यहाँ कूड़ा भी कर सकते हैं, है ना, ये वाली कहानी है। खैर रेगुलेटरी एक्शन, सिविल डिस्प्यूट एंड बॉर्डर पॉलिसी डिसीजन, the expanding influence of toxicology on social issue is accompanied by the responsibility to be increasingly sensitive and legal ethical, है ना, मैंने बताया भैया कुछ सेंस तो अपना होना चाहिए, लीगल एथिकल सोशल इंप्लीकेशन होना चाहिए टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग का। ठीक है, ये तो वही कहानी है जो मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मतलब भाषण वाली बात होगी और कुछ नहीं। ठीक, बट हाँ सोचना चाहिए थोड़ा सा, नेचर एनवायरमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और ऑब्वियस है हमारी थोड़ी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है थोड़ा सा इस बारे में विचार कर रही है। देखो पुरानी जनरेशन से भी दिक्कत नहीं है, नई से भी नहीं है, जो समाज को एनवायरमेंट को अच्छे से बचा सके, प्रिजर्व कर सके, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो कर सके तो भैया बहुत अच्छी बात है। और कोई बात नहीं, पहले से जितना पॉल्यूशन हो गया अब तक जो हमें मिला है अब आगे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, केवल उतना पे नहीं जो एक क्लास ले रहे हैं, उन सब पे जो इस जनरेशन का पार्ट है। ठीक है ना, चलिए determination of the toxicological potential of these newly created chemical became the underpinning of the science of toxicology is practiced today. The science of toxicology has expanded to include a wide range of interest, including the evaluation of the risk involved in the use of pharmaceuticals, pesticide, food additive, as well as studies of occupational poisoning, exposed to environmental pollution, effect the radiation, regretful biological and chemical warfare.
तो क्या कहानी कहना चाह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी जो साइंस है वो केवल अब टॉक्सिकोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करती है, ये भी बताते हैं कि भैया जो फार्मास्यूटिकल्स आपके ड्रग्स हैं उसका कैसा आप यूज करेंगे, पेस्टिसाइड का कैसे यूज करेंगे, पेस्टिसाइड में कौन सी चीज हार्मफुल है उसको कैसे हटाएंगे, जैसे डीडीटी है ना, डीडीटी डाइक्लोरोडाइमिथाइल, अगर आप इसकी बात करते हैं तो भैया इसको पेस्टिसाइड में से हटा दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, इसलिए इसको हटा दिया गया है डीडीटी को। रीजन आप समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए, nevertheless it is the forensic toxicologist who has held the title of toxicologist for the longest period of time. The forensic toxicologist is concerned with primarily with the detection and estimation of poison in the tissue of the, ये सब कहानी वही रिपीटेड होती चली आ रही है, of an autopsy, है ना, जो autopsy करते हैं मरने के बाद, occasionally in the blood, urine, gastric material obtained from a living person. Once the analysis is complete, the forensic toxicologist that interpret, ये सब वही कहानी है ना, किस तरीके से डाटा लिया जाता है, सैंपल कलेक्टिंग, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन और लास्ट में रिपोर्टिंग, तो वही चार कहानी यहाँ पे सेम सेम लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है all substance can act as poison if they are used in inappropriate way। कह रहा है सभी सब्सटेंस जो है पॉइजन हो सकते हैं अगर उसको इनअप्रोप्रिएट वे में लिया जाए, जिसको हम ओवरडोजिंग कहते हैं, है ना भाई। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ओवरडोजिंग किसी चीज की नहीं करनी है। दारू भी ओवरडोज करने पे भैया जहर बन सकती है, धीरे धीरे बनी जाती है, पता आपको लीवर खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसने अपना टॉक्सिक एंड इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, द इनअप्रोप्रिएट वे मे कंटेन their dosage, state of appearance and mode of administration. For example, normal sugar, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, normal sugar which take daily consumption may act as a trigger to diabetic attack taken in overdose। तो चीनी ज्यादा लेने से डायबिटिक अटैक हो जाएगा, फिर से हार्ट अटैक और भैया प्राण निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो भैया और अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो जनरली चीनी को अपने घर में रखना पसंद नहीं कर रही है ना, जो जनरली जिम वगैरह हेल्थ कॉन्शियस है वो अपने घर में अब चीनी रखना भी बंद कर चुके हैं। ठीक है, चीनी का खर्चा वो बचा रहे हैं और चीनी की जगह वो अपने, है ना, जो अच्छे फ्रूट्स हैं, हेल्दी फ्रूट्स हैं, उन पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट कैसे फ्रूट वो खाएं, है ना, अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि भैया जो वाटरमेलन लोग बहुत पसंद करते हैं, पर्सनली मुझे वाटरमेलन पसंद नहीं है ना, मस्क मेलन पसंद है, खरबूजा मुझे पसंद है, तरबूज मुझे पसंद नहीं है, तो खरबूजा पर्सनल मेरी चॉइस है। बट आपने देखा तरबूजे में, है ना, वाटरमेलन में इंजेक्शन लेना, है ना, और रेड कलर का पानी उसमें डालना, ये कितनी बड़ी मतलब बेकार बात है। और क्यों इस तरह के लोग ये काम कर रहे हैं, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे बना रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, शुगर सिरप लिया, इंजेक्शन मार दिया, और अब देखते हो वाह इतना बढ़िया आम आया, वाह इतना बढ़िया सेब आया, है ना, ये तो जरूरत से ज्यादा ही मीठा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऑब्वियस बात है, कुकम्बर खीरों का तो सीजन है ही, और उस कुकम्बर में आपने देखा, मतलब वो खीर हमने खा के देखा इतना मीठा था भाई, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं इसमें वही काम कर रहे हैं, सैंपलिंग, है ना, ओवरडोज करा किसी चीज का, तो कितनी हार्मफुल चीजें हमें मिल रही हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सर जो आप फ्रूट लाते हो, है ना, इसको कोशिश ये करो आधे घंटे तक 1 घंटे तक भैया पानी में डाल दो, कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो टॉक्सिन वगैरह ये पानी में रिलीज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ये काम तो कर सकते हैं, है ना, ये अभी इसका मैं कह सकता हूं टेम्पररी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। बाकी परमानेंट तो ये भैया ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की जाए तभी काम बनेगा, अदरवाइज तो भैया जो रिस्क के साथ खेल रहे हैं, है ना, ह्यूमंस की भाई कुछ भी चीज नहीं सोच रहे, केवल एक सोच रहे हैं कि मैं 50 रुपए तरबूजा बेच के कमा लूंगा और इस तरीके से 5000 रुपए कमा लूंगा दिन का और गड़बड़ कर दूंगा लोगों की लाइफ में। पर समझ भाई, तुम इस चीज में कर रहे हो, कोई किसी और चीज में कर रहा है, भैया फिर सबको ही जहर ही खिला दो एक दूसरे को, है ना, फिर तो प्लेट में परोस दो जहर और दे दो एक दूसरे को, यही बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज तो खुद ही आप सोचिए इस बात को कि 50-5000 रुपए में अगर आप किसी के लिए इतना बुरा कर सकते हैं तो फिर भैया वही एथिकल सेंस आपके अंदर का। ठीक, वापस आता हूं अपने टॉपिक पे। सिमिलरली द नॉर्मल ऑक्सीजन वी इनहेल may kill a person if a bubble is injected intravenous। मतलब क्या कह रहा है भैया, आपने ऑक्सीजन को लिया इंजेक्शन में और ले बॉडी में दे मारा, केवल ऑक्सीजन को, जिससे बॉडी में बबल बन जाएगा और भैया कार्डियक अरेस्ट सीधा हो सकता है ना। इसलिए तो कहते हैं खाली इंजेक्शन नहीं मारना चाहिए। आपने देखा वो डॉक्टर भी जो इंजेक्शन होता है उसमें आगे की एयर को निकाल देते हैं, हल्का सा आपने देखा बूंद गिरा देते हैं ताकि जो एयर है वो एक्सेस में निकल जाए, है ना। तो स्विस अल्केमिस्ट एंड फिजिशियन Paracelsus as well as it is Italian physician Ramigini also noted toxicity of smoke and soot, है ना। तो स्मोक और सूट से जो टॉक्सिसिटी होती है वो ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताई, जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, ये नाम याद नहीं करने, बट जो नाम अब बता रहा हूं ये तो याद कर लेना, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। Who was the father of modern toxicology? तो नाम है मार्थ्यू और फिला, ठीक है जी। तो मार्थ्यू और फिला को फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। पूरा नाम मैथ्यू जोसेफ बोनावेंचर और फिला है, बट सिंपली मार्थ्यू और फिला इनका नाम है, दो नाम में
दो अक्षर में अगर इनका नाम है तो ऐसे है, मार्थ्यू और फेला, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, याद करना है। फिर ऐसी फादर ऑफ अमेरिकन टॉक्सिकोलॉजी, इसके चांस कम है, बट फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी में भी डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, मे भी, पेपर मैं नहीं बना रहा, बट हाँ ऐसे प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो नाम है अलेक्जेंडर ओ गेटलर। ठीक, तो फादर ऑफ अमेरिकन टॉक्सिकोलॉजी ने कहा जाता है। आगे, इन इंडिया द टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वायसरा इज डन टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज और डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है ना, तो इंडिया में कहां ये एनालिसिस किया जाता है, तो लिखा है साफ साफ, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में रखना है, कहां पे, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में। जनरली द अंडरस्टैंडिंग इज दैट whether a death case is reported, अगर कोई डेथ केस आया है, the body is autopsied अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सीनियर एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे आप हैं, ठीक होंगे, ठीक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फोरेंसिक मेडिकल डिपार्टमेंट, एंड वायसरा इज प्रिजर्व्ड इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी सेफली ट्रांसपोर्टेड टू ए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फॉर फर्दर एनालिसिस, है ना। तो भैया ध्यान से उसको ले जाया जाए ताकि इसका कोई भी जो क्या कह सकते हैं उसे, कोई भी आप मान के चलिए चीज ऐसी, है ना, जो छूट ना जाए, जैसे नेल वगैरह है ना, उसको उसके जो पार्ट्स हैं वो खराब ना हो जाए, है ना, या फिर हेयर वगैरह है, वो जो इंपॉर्टेंट उसका डीएनए जो एनालिसिस सैंपलिंग होगा, पता चला हेयर ही कहीं गिर गया, है ना, तो ये चीजें हमें बिल्कुल सेफली उस बॉडी को पहुंचाना है, कब कहां तक, जहां पे वो लेबोरेटरी होगी। इन द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आफ्टर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज्ड एक्सपर्ट कमेंसेस द रिक्विसाइड एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट poisonous substance and accordingly to prepare its report, तो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट provided by forensic toxicology personnel and expert consultant may ultimate be introduced as evidence in the court of law, और ऑब्वियस बात है इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि मृत्यु का कारण ये रहा होगा। ठीक है, दिस रिपोर्टिंग इंडिविजुअल may ask to interpret and substantiate their finding and any associated opinion, तो अपना opinion भी वहां पे लिख सकते हैं कि भैया डेथ इस कारण से हुई होगी। It is therefore necessary that the forensic toxicologist be thoroughly knowledgeable or familiar with legal practice and be professionally comfortable in a courtroom environment, ठीक है, एनवायरमेंट में भी, मतलब कोर्ट रूम में भी वो भैया प्रोफेशनली कंफर्टेबल रहे, कौन, जो एक फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट है जो कि आप बनने जा रहे हैं। अब समझ में आया आपका काम क्या है। काफी लोग कहते हैं कि सर क्या काम है, क्या काम है, तो आपको आपका काम समझ में आ रहा होगा, क्या इस फोरेंसिक साइंस में आपका काम क्या होगा। ठीक है, मेन चीज ये भी आप किस डिपार्टमेंट में है ना, जरूरी नहीं आप इसमें हैं, आप रिसर्च वाले डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। काफी लोगों को वही लगता होगा किस तरीके से हम चीरा फाड़ी करेंगे, फोरेंसिक्स करेंगे, है ना, कैसे सैंपलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, तो भैया है काम थोड़ा सा जिनको डर लगता है, अदरवाइज भैया इतना हार्ड टास्क नहीं है, हार्ड काम नहीं है। ठीक है, या आप अगर काम को काम मान के चलेंगे तो चीजें आपको आसान भी लगेंगी। ठीक है, लास्ट कुछ टॉपिक, the toxicology and drug identification section of forensic laboratory utilize forensic chemistry and modern instrumentation technique to isolate, identify and often quantify alcohol, drug, poison और other toxic material। तो वही है भैया, आपके जो ड्रग आइडेंटिफिकेशन होगा उस लैब में ये देखा जाएगा कि भैया कि इसमें कौन सा अल्कोहल है, ड्रग है, पॉइजन है या टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, द मटेरियल सबमिटेड फॉर द एनालिसिस may consist bulk quantity of illicit drug such as marijuana, marijuana एक तरह का ड्रग है ना, heroin, LSD, cocaine, which must be accurately weighed, analyzed and often quantized to establish the degree of criminal drug charge, है ना। तो भैया उस पर क्रिमिनल ड्रग चार्ज बने तो उसके लिए आपको देखेंगे कितना अमाउंट उसका बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए मैरिजुआना जैसा जो ड्रग है ये मैक्सिको में पूरी तरह से लीगल कर दिया, लोग इतने वहां पे इस तरह का मैरिजुआना वगैरह लेते हैं कि भाई सरकार को वहां पे इसको लीगलाइज करना पड़ गया। ठीक है ना, तो देखो कैसी कैसी मजबूरी है। खैर, other liquid or solid or gaseous material may be submitted for analysis to determine the presence of any toxic poisonous content. Many crime laboratory analyze blood for alcohol or drug content in case of driving। देखो है ना, जो ड्राइविंग वाला केस होता है वहां पे यही चेक किया जाता है कि अल्कोहल वगैरह ड्रग कंटेंट कितना लिया है। ठीक, while impaired or intoxicated as well as perform alcohol, drug and toxic substance analysis on the body tissue and fluid for the purpose of depth investigation in conjunction with medical examiner office। ठीक है, drug detected may be either of a prescribed illicit nature, some commonly encountered toxic substance are carbon monoxide, है ना, काफी लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेके भी डेथ हो जाती है। आपने देखा है कि सर्दियों में, अब तो खैर लोग थोड़े समझदार हैं, बट पहले काम कई बार हो जाता था गलती से कि लोग जो है कमरे बंद कर कर, ठंड ज्यादा है तो अंगीठी जलाकर घर में सो जाते थे,
और आपको पता ही है अंगीठी जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, पूरी अर्ध दहन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है सर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आप सभी को पता है इसकी कैपेबिलिटी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है उसके साथ जुड़ने की ज्यादा होती है रेदर देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है बॉडी में और भैया धीरे धीरे डेथ हो जाती है ना। फिर इसके बाद साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड आपको पता है जिसको हम स्वीट पॉइजन कहते हैं, ठीक, ऐसे नमक को हम सोर पॉइजन भी कहते हैं। इंसेक्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स, द क्वांटिटेटिव ब्लड एंड टिश्यू लेवल इन these substance as well as their metabolite reveal therapeutic, toxic or lethal level present in the body and help to determine the role of substance in the death of the individual, ठीक है ना। तो भैया किस तरीके से डेथ हुई है वो हमें पता चल जाता है कि बॉडी में किसकी मात्रा ज्यादा रही होगी। ऑब्वियस बात है CO कार्बन मोनोऑक्साइड से मरा होगा, है ना। तो पहले तो देखते पता चल जाता है कि भाई उसके जो लिप्स हैं वो ब्लैक्स पड़ जाएंगे, आंखें ब्लैक पड़ जाएंगी, बॉडी थोड़ी नीली सी पड़ जाएगी, फिर उसके बाद गले में, है ना, ब्लैक ब्लैक से सेट्स कह लो, है ना, या ब्लैक या ब्लू सी सेट्स बन जाएंगी। फिर उसके बाद जब उसका टेस्ट होगा तो निकलेगा कि भाई यहाँ बॉडी में हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड से मरा है, ठीक। ऐसी साइनाइड बॉडी में जल्दी से CN डिसॉल्व हो जाता है। सेम कहानी है स्वीट पॉइजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि CN भी बॉडी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, आयरन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है, तो सेम कहानी है, जल्दी से डेथ हो जाती है, ठीक। तो occasionally the determination of absence of prescribed medicine such as anti-conclusive drug in a victim known to have a seizure disorder may help to explain the behavior of circumstance of the death, ठीक है। तो भैया अगर आप किसी तरह का, है ना, कोई जो ड्रग बॉडी में नहीं मिला है, ठीक, तो ऑब्वियस बात है फिर हम क्या करते हैं उसके रिलेटेड भाई डेथ कैसे हुई है ना, तो फिर उस डेथ की एनालिसिस को हम देखने लगते हैं कि भैया इस तरह की पहले कोई डेथ हुई है, और फिर उसका हम और डीप में ओवरव्यू करने लगते हैं। फिर हम उसमें ऑब्वियस बात है बहुत सारी जो टेस्टिंग है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्टिंग कह सकते हैं, है ना, क्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग कहते हैं, वो करके देखते हैं, फिर उससे पता लगाते हैं कि भैया डेथ किस तरीके से हुई है। The procedure used in a typical toxicology section of a laboratory may conclude extraction and purification of technique prior to analysis, ठीक है। तो भैया जो टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में लेबोरेटरी में जो एक्सट्रैक्शन है या प्योरिफिकेशन उस टेक्निक का वो किस पे डिपेंड करती है, एनालिसिस पे डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, और लास्ट इसमें देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो शुरुआती एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, इंक्लूड केमिकल स्पॉट, अगर आपको स्पॉट टेस्ट करना है, एंड कलर प्रोडक्शन में इंडिकेट द एक्सटेंस ऑफ टाइप ऑफ ड्रग और पॉइजन, ठीक है। सबसे बेसिक टेस्ट है केमिकल स्पॉट टेस्ट या कलर टेस्ट, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करेंगे, ठीक है। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इंक्लूड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो बता ही चुका हूं, वही रिपीट हो रहा है, IR, है ना, रेडियो इम्यूनो एसे RIA हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सब हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। फिर है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सब प्रिलिमिनरी टेक्निक है, प्रारंभिक टेक्निक यही है, इनसे ही जनरली हमें डाटा मिल जाता है कि भैया कैसे यहाँ पे कौन सा टॉक्सिक यहाँ पे मौजूद है, ठीक। द एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नाउ कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब कॉमनली क्या यूज करा जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करा जाता है, पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि कैसे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाते हैं कि बॉडी में कैसा टॉक्सिन मौजूद है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्यारी सी एक क्लास, और जो बच्चे इसको बाद में YouTube पे देखेंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि भैया मेहनत की गई है, बहुत सारा डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और आपको लगता है कि भैया मेहनत करी है, तो भाई हम आपकी मेहनत, है ना, और हमारी मेहनत को आप समझ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारी मेहनत को समझिए, इसलिए इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें, ताकि भाई हम अच्छे से ग्रो करें आपके सहारे, और आप जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे हैं, उनको इस एग्जाम की तैयारी करनी होती है बट उनको समझ में नहीं आता कहाँ से तैयारी करें, है ना, तो प्लीज इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी आप सभी को मैं बता ही चुका हूँ, जो हमारा ये बैच है ये मात्र 999 रुपीज़ में है, और आप देख रहे हैं लगभग 6 महीने से ज़्यादा है, एक महीने की जो फीस है लगभग आप मान के चलिए 150 रुपये करीब हमने फीस रखी है, बहुत कम अमाउंट में आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, जिसमें पूरा आपका टॉक्सिकोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, मतलब 100 आउट ऑफ 100 फुल तैयारी, और केवल तैयारी नहीं, उसके साथ साथ आपको 10 टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस जितने वीकली टेस्ट हम रख सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, वो वीकली टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।